नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। हम शुरुआत करेंगे अपने मुद्दे की, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। उमरिया में गैंगरेप के मामले में बोलने से पुलिस ने इनकार कर दिया है। एसपी विकास कुमार शाहवाल बोलने से अब बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम जब मिलने के लिए पहुंची, बात करने की कोशिश कर रही थी कि अब तक कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, तो उन्होंने इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एसपी विकास कुमार हैं जिन्होंने न्यूज स्टेट की टीम जब पहुंची थी पूछने के लिए कि अब तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, क्योंकि इतनी लापरवाही तो पुलिस की ही तरफ से निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। तो उमरिया में जो हैवानियत हुई है उसने पूरे प्रदेश को शर्मसार करके रख दिया है। ऐसे में पुलिस अधिकारी अब क्या बोले, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। तो एसपी विकास कुमार शाहवाल कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन एसपी कुछ नहीं बोल पाए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे मुद्दे की। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार अब हर कार्यक्रम के पहले कन्या पूजन करती है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो कन्याएं एक के बाद एक शैतानों की हैवानियत का शिकार हो रही हैं। उमरिया में भी यही हुआ, जहां एक मासूम जो मदद के लिए जिसके भी आगे हाथ फैलाती, वहीं लोग मदद के बहाने उसकी आबरू के साथ खेलते। घटना के बाद प्रशासन नींद से जागा तो 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। कांग्रेस कार्यकर्ता आज राजभवन का घेराव करेंगे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है? क्या एमपी की सरकार महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए गंभीर नहीं है? और क्या एमपी में हैवानियत की हदें पार करना आम बात हो गई है? एमपी में बढ़ रहे महिला अपराध सरकार की नाकामी है या लोगों के दिल से कानून का डर बिल्कुल खत्म हो गया है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। एक के बाद एक हैरान करने वाली वारदातों से प्रदेश बदनाम हो रहा है। सीधी, खंडवा, उज्जैन के बाद उमरिया से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 13 साल की बच्ची को 3 दिन तक के लिए 9 लोगों ने हवस का शिकार बनाया। यही नहीं, बच्ची ने जिससे भी मदद मांगी उसी ने मदद करने की बजाय मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। वारदात के बाद परिजनों के साथ थाने पहुंची मासूम ने जब अपने साथ हुई आपबीती बयां की तो घटनाक्रम सुनकर पुलिस की रूह कांप उठी। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश पुलिस अभी कर रही है। हैवानियत की हदें पार, 13 साल की मासूम पीड़ित 9वीं कक्षा की छात्रा है। 11 जनवरी की दोपहर मासूम घरेलू काम से सब्जी मंडी गई थी। मंडी में नाबालिग की राहुल कुशवाहा और आकाश सिंह से मुलाकात हुई। दोनों युवक नाबालिग को घुमाने के बहाने बाइक पर साथ ले गए। दोनों आरोपी नाबालिग को शहर से लगे जंगल में लेकर गए। जंगल में नाबालिग के साथ डरा धमकाकर रेप किया गया। इसके बाद आरोपी नाबालिग को एक ढाबे में ले गए। रात को ढाबे में नाबालिग को बंधक बनाकर रखा गया। ढाबे में नाबालिग के साथ 5 और लोगों ने रेप किया। रेप करने वालों में ढाबा संचालक भी शामिल रहा। अगले दिन आरोपियों ने नाबालिग को घर भेजने के लिए एक ट्रक में बैठा दिया। रास्ते में ट्रक चालक ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। रेप करने के बाद ट्रक चालक ने नाबालिग को टोल नाके के पास छोड़ दिया। इस घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया कि बेटियों से अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मातृ शक्ति का कल्याण सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। और जब हम संकल्प लिए आए हम ये बेटियों की जिंदगी तबाह करने वाले, अभी नया कानून बनाया। पहले बच जाते थे इधर से उधर के निकल के, लेकिन अब जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। इतना कानून बना। इधर रविवार देर शाम जिस जगह मासूम से रेप किया गया, प्रशासन की टीम ने वहां बने ढाबे को जमींदोज कर दिया। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने इसके पीछे अवैध निर्माण का तर्क दिया। ये हाल तब है जब सरकार महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए बड़े बड़े दावे करती है। महिलाओं को सम्मान देने के नजरिए से हर शासकीय काम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ करती है। लेकिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराध का ग्राफ जिस कदर बढ़ता जा रहा है, उससे सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट।
तो देखिए, सवाल कई खड़े हो रहे हैं और आज हम इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। केडी सोनाकिया जी हमारे साथ रिटायर्ड सीएसपी एमपीपी एक्स पुलिस ऑफिसर जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दुर्गेश मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के लिए कुछ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या जानकारी है आपके पास? ये जानकारी मिल रही है कि एसपी विकास कुमार साहब कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम उनसे बातचीत करने के लिए पहुंची थी, आप तो मौके पर ही मौजूद हैं। आखिर क्यों वो बातचीत नहीं करना चाहते, बताएं तो। अब तक क्या कुछ कार्रवाई उन्होंने की है? बिल्कुल करिश्मा, और सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस अधीक्षक इतने बड़े मामले पर कुछ भी बोलने से बच क्यों रहे हैं। इस वक्त मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हूं। समय 12 बज चुका है, लेकिन अब तक पुलिस महोदय, जो अधीक्षक महोदय हैं, जो अब तक कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय है उमरिया का, लेकिन अब तक एसपी जो है यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हम लगातार कल शाम को तकरीबन 4 बजे से हम उनके संपर्क में हैं और उन्हें सूचना दे रहे हैं कि हम इतने बड़े मसले पर आए हुए हैं और आपका एक आधिकारिक बयान हमें चाहिए कि इस मामले पर अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। लेकिन ना तो वो संपर्क कर रहे हैं, ना ही वो हमसे बातचीत कर पा रहे हैं। कल मैं उनके बंगले पर भी गया था। रात तकरीबन हम 9:30 बजे तक उनके बंगले पर रहे, लगातार उनसे फोन पर संपर्क करते रहे, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। एक आधा बार उन्होंने फोन रिसीव किया भी, तो जैसे ही उनको पता चला कि मीडिया है और सवाल जवाब इस मामले पर करने आई है, तो वो टालते रहे। मैं 1 घंटे बाद मिलूंगा, मैं आधे घंटे बाद मिलूंगा, मैं कॉल आपको रिवाइंड करता हूं। कुछ नहीं हुआ। सुबह से हम लगातार उनसे संपर्क में हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन आधे पौन घंटे पहले जब हम उनको कॉल किया था, तो उनने जवाब दिया कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। 12 बज चुके हैं, खबर यही है कि वो बंगले से अभी तक निकले नहीं है। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा करिश्मा, जो यहां पर कानून पर किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, वो तस्वीर यहां पर है। ठीक पुलिस अधीक्षक कार्यालय की दीवार पर ये 2 पोस्टर आपको लगे दिखाई देंगे, जिसमें पहले लिखा है यौन अपराध पीड़िता के अधिकार और दूसरा लिखा है यौन अपराध में 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के अधिकार। पूरी अधिकारों की लिस्ट लगी है कि किस तरीके से यदि किसी लड़की के साथ इस तरह का घटनाक्रम होता है तो वो कैसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अधिकारों का इस्तेमाल पीड़िता तो कर लेगी, उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई कौन करेगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन पुलिस अधीक्षक उस पर कार्रवाई करेगा जो दोषियों के खिलाफ। अभी तक भी करिश्मा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मामले पर कितनों को आरोपी बनाया गया है, कितनों पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है, कितनों पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। लास्ट अपडेट मैं आपको बता दूं, जो पुलिस अधिकारी की बाइट है, वो एक डीएसपी की बाइट आई थी, जो हमारे कौशलन जी ने यहां से की थी, और उसमें उन्होंने भी अंदाजन बताया था कि 6 से 7 आरोपी को हमने इसमें आरोपी बनाया गया है। मैं बातचीत करूंगा किस तरीके से पुलिस इस पर लगातार पर्दा डाल रही है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद पुलिस इसमें आरोपियों की या तो बचाने की कोशिश कर रही है या फिर खुद की खामियों को इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उसके बाद लास्ट डीआरएस, यानी कि जो पुलिस की एक जो दिन भर की कार्यक्रम आते हैं, उसमें किस किस मामले पर दर्ज किया गया, उसमें एक लास्ट मामला आया था। उसके बाद फिर इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है। क्या वजह है कि इतने बड़े मामले पर पुलिस अब तक आरोपियों की या तो बचाने की कोशिश कर रही है या फिर कुछ बोलने से बच रही है मीडिया से? जी, मामला बड़ा है, पूरा जिला शर्मसार हुआ है। उसके बाद पुलिस का ये रवैया जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लगातार पुलिस द्वारा जो है संपर्क किया जाता है, कोई अपडेट पुलिस के द्वारा नहीं दी जा रही है। लास्ट अपडेट उनके द्वारा एक डीएसपी ने बाइट दिया था कि 7 आरोपी हैं, 6 गिरफ्तार हुए हैं और 1 फरार है। उसके बाद से लगातार 3 दिन हो रहे हैं, पुलिस की तरफ से कोई ब्रीफ नहीं किया जा रहा है, मीडिया से दूरी बनाई जा रही है। इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसको छुपाया जा रहा है। पता नहीं क्यों पुलिस जो है लोगों को बताने या मीडिया से भाग रही है। चलिए दुर्गेश, यूं कहें कि अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि करिश्मा देखिए, 10 तारीख की शाम को लड़की लापता होती है, 11 तारीख को जी मैं आऊंगी आपके पास दुर्गेश, आऊंगी आपके पास। प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। अपने मेहमानों की तरफ मैं रुक करती हूं। प्रकाश मीरचंदानी जी, आपसे सबसे पहले सवाल इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है, तो निश्चित तौर पर जवाबदेही भी आपकी बनती है। सुना आपने हमारे रिपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक, कुछ कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो मामला सामने ही नहीं आ पाया कि कितने लोगों को आपने आरोपी बनाया, कितने लोगों पर आपने मामला दर्ज किया। आखिर क्यों इतना ढीला ढाला रवैया हो रहा है? निश्चित रूप से करिश्मा जी, ये बहुत दुखद घटना है और इसमें संबंधित जितने भी आरोपी हैं उनको पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ प्रकाश मीरचंदानी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रकाश मीरचंदानी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप किसे दोषी मानते हैं ये बताएं, और कितनों को दोषी मानते हैं ये भी बताएं। देखिए, अपराधी जिनने अपराध किया, निश्चित रूप से
ठीक है। और पुलिस अधीक्षक जिन्होंने अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की, 10 तारीख से ये पूरा मामला पेंडिंग होता जा रहा है। किसके लिए पुलिस इंतजार कर रही थी? जब वो लड़की पीड़िता जब वो भटकती आई कि मेरी मदद करो, तब पुलिस जाके उसकी मदद करती है। आखिर इतने दिन पुलिस क्यों सो रही थी? तो आप दोषी किसको मानते हैं? आप दोषी उन अपराधियों को मानते हैं? दोषी तो कहीं ना कहीं ये पुलिसकर्मी भी है ना। इन पर क्यों नहीं सख्त कार्रवाई की जाती है? अब मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बात रखें अपनी। देखिए, अपराध में जो भी संलिप्त अपराधी होता है वही दोषी होता है। कार्रवाइयां करने के लिए अगर किसी अधिकारी के द्वारा हीला हवाली या उनकी निग्लिजेंसी हुई है, निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कानून के तहत जो प्रावधान होते हैं वो कार्रवाइयां भी होती हैं। और मध्य प्रदेश में आपको स्पष्ट कर दूं कि कानून का शासन है जी। कोई भी व्यक्ति कितना ही रसूखदार हो, कितना ही बड़ा कोई अधिकारी हो, अगर वो कोई निग्लिजेंसी करता है या अगर वो अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए वज्र के समान कठोर व्यक्ति हैं। और स्पष्ट रूप से कह दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से विमुख होता है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। ये सारे प्रावधान कानूनी कार्रवाई के रूप में हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी गलतफहमी में है कि हमारी मध्य प्रदेश की कोई माँ, बेटी, बहन या बहू, कोई भी महिला अगर प्रताड़ित होती है या पीड़ित होती है तो उसको संजीदगी के साथ सुनना है और उस पर सख्त से सख्त जो भी संभव न्याय संगत कार्रवाइयाँ होती है वो करना है। अगर इसमें कोई व्यक्ति अपने मनमर्जी करने की कोशिश करता है या हिला हवाली करता है या किसी इन्फ्लुएंस में आके, दबाव में आके काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी वो तय कर ले, वो मान ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि वो ये मान ले कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। नहीं दिखी इस पूरे मामले में? इतना संवेदनशील ये मसला, इतना गंभीर ये मसला, एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते जब ये खबरें जब आती हैं तो दिल कांप उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? ये जो विपक्ष लगातार कहता हुआ आ रहा है कि अब तो रेप कैपिटल बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। हमने देखा सीएम शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल सख्ती बरत रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हम देख रहे हैं, इसमें कोई दोराहे नहीं है। लेकिन कानून भी बहुत सख्त है। लेकिन क्यों आखिर उस कानून का भय उन आरोपियों में, उन अपराधियों में नहीं है? मेरे सहयोगी दुर्गेश कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, पल पल की अपडेट्स वहां से ले रहे हैं पुलिस अधीक्षक से, लेकिन वो कुछ भी इस पूरे मामले में कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी दुर्गेश, पूछिए। देखिए, सवाल ये है मेरा बीजेपी प्रवक्ता जी से कि सवाल सबसे बड़ा, देखिए 11 तारीख को पुलिस के पास ये खबर जाती है कि लड़की गुमशुदा है। 13 तारीख को ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लड़की के साथ इतनी भयावह दरिंदगी की गई है। आज 18 तारीख हो गई है। भाई साहब, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमेशा ये बात बयान देकर हमेशा पल्ला झाड़ लिया जाता है कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, वो तो निश्चित है, क्योंकि मामला अब मीडिया में भी आ चुका है और लगातार इस मामले को उठाया भी जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो दोषी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आखिरकार इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? और जो आला अधिकारी हैं, आप खुद देख सकते हैं, यहां पर एडीटीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस वक्त मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हूं। कल यहां पर एडीजी आए थे, शहजोल एडीजी से चर्चा भी की है, वो पूरे मामले पर संज्ञान लेकर यहां से रवाना भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब तक भी पुलिस की तरफ से यह बयान जारी नहीं हुआ है, लास्ट आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है कि आखिरकार इस मामले पर कितने आरोपियों को अब तक अरेस्ट किया गया है, कितनों पर अपहरण का मामला दर्ज किया, कितनों पर गया। तो मुझे ये बताइए कि आखिरकार इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छे कानून बनाए हैं, बहुत कड़ाई से इसका पालन भी किया जा रहा है, लेकिन इसका पालन कराने वाले जो जिम्मेदार हैं उन पर यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ना तो अधिकारियों में डर पैदा होगा और ना अपराधियों पर डर पैदा होगा। मामला इसी तरह से बढ़ता जाएगा और आगे भी इस तरह के मामलों पर हम बहस करते रहेंगे। प्रकाश मिरचंदानी जी। देखिए दुर्गेश जी, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी जांच को जब तक अंजाम तक अधिकारीगण नहीं पहुँचा लेते तब तक वो मीडिया से बात करने के लिए थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस मीडिया चूँकि जनता के बीच में आता है, उसमें सज्जन संभ्रांत लोग तो ये समाचार देखते ही हैं, वो अपराधी भी जो भगे हुए रहते हैं या फरार होते हैं वो भी उसको देखते रहते हैं। इस नाते से मुझे लगता है कि वो कोशिश करते हैं कि उसको गोपनीयता बरकरार रखते हुए उस अंजाम तक पहुंचकर उस अपराधी को पकड़े और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करें और रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी बने।
मुझे लगता है इसके कारण से पुलिस अधीक्षक महोदय ने आपसे शायद दूरी बनाई आप बात कर रहे हैं ना प्रकाशवीर चंदानी जी, उनको भी जितना आवश्यकता अनुसार जिस प्राइवेसी की आप बात कर रहे हैं ना कि वो जब पीड़िता 10 तारीख से जब ये खबर पुलिस को मिलती है तब से ये कार्रवाई हुई नहीं, जिस गोपनीयता की आप बात करें ना, आप गोपनीयता की बात करें ना, आप सीक्रेसी की बात करें ना जी, मैं कुछ प्रोटोकॉल समझती हूँ, गोपनीयता अलग होती है, प्राइवेसी मैं कुछ प्रोटोकॉल समझती हूँ प्राइवेसी की चीज अलग होती है। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल समझती हूँ पुलिस के, जिसके चलते उसी बात का उल्लेख कर रहा था। जी, लेकिन बात ये है ना कि 10 तारीख से जब शिकायत मिली इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, तभी सवालों के घेरे में है। केडी सोनकिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड सीएसपी है, एक्स पुलिस ऑफिसर भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। किस तरीके से आप देखते हैं पुलिस के इस रवैये को? देखिए, जैसी बहस अभी चल रही थी, आदरणीय मीर चंदानी जी जिस तरह से अपना पक्ष रख रहे थे शासन प्रशासन का, मेरी समझ में एक बात आती है कि देखिए, किसी तथ्य को आधिकारिक तौर पर स्पष्ट रूप से किसी बड़े अधिकारी के द्वारा मीडिया को स्पष्ट करना चाहिए। किसी तरह से कोई तथ्यों को छिपा करके कोई बात नहीं बन सकती है। जहाँ भी घटना हो, चाहे कोई भी अपराध घटे हो, उसके लिए कम से कम डीएसपी लेवल का व्यक्ति उसके लिए अधिकृत है पहले से ही, और उन्हें संबंधित एसडीओपी, सीएसपी को या एडिशनल एसपी या एसपी को प्रत्येक अपराध के बारे में सिलसिलेवार क्या घटना हुई और उसमें उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इस तरह का पूरा ब्रीफ करके रोजाना देते रहना चाहिए, ताकि जो भ्रमात्मक स्थिति या किसी विषय में बनती है वो न बने, पब्लिक के लिए पूरी जानकारी सही तरीके से उपलब्ध हो। जैसे दुर्गेश जी बता रहे थे कि वहाँ एसपी ऑफिस में खड़े हैं और वहाँ कोई जानकारी नहीं दे रहा, तो ये गलत बात है। जानकारी दी जानी चाहिए, तब ये स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। बाकी रही अपराध की बात, अपराध में निश्चित रूप से जैसी सूचना प्राप्त होती है, ऐसे मामलों में पुलिस को बहुत तेजी से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मेडिकल से लेकर के अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई त्वरित गति से होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू भारतवर्ष में एक है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश की बात करूंगा मैं। मध्य प्रदेश में 28 अपराधियों को पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा हो चुकी है न्यायालयों से, लेकिन 10 वर्ष से वो अभी भी जेलों में हैं और उनका एग्जीक्यूशन आज तक नहीं हो पाया है। ये हमारे क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम की विफलता है। बिल्कुल। आज तक न्यायालय ने सजा तो दे दी 6 महीने में, लेकिन वो 10-10 साल से आज तक जेल में पड़े हुए हैं, उनको आज तक उसकी फांसी की सजा का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। समाज में अपराधियों में भय प्राप्त करने के लिए कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, सजा का प्रावधान है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक। इस वजह से समाज में उसका संदेश नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक। ये जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। सख्त आप बना ले, लेकिन जब तक जमीन पर ग्राउंड लेवल पर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन उतनी सख्ती के साथ नहीं होगा ना, तब तक वो भय आरोपियों में नहीं होगा। ब्रजेश पांडे जी भी मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहूंगी। ब्रजेश पांडे जी, विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है? हालांकि आपकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं की हालत खराब है, मध्य प्रदेश रेप कैपिटल बनता जा रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बात कही थी। इसके साथ ही आज भी घेराव करने की तैयारी में राजभवन में आपकी तरफ से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं कांग्रेस के। देखिए करिश्मा जी, जिस तरह से दुर्गेश जी ने और अभी सीएसपी साहब जो बोल रहे थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जी को अपने तर्कों पे विचार करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, जिस तरह से मध्य प्रदेश रेप कैपिटल बनता जा रहा है, और खासतौर से विंध्य क्षेत्र का इलाका। अभी महीने भर नहीं हुए सीधी जिले में इसी तरह की घटना हुई थी, वहां पर एक विडो लेडी के साथ जिस तरह की दिल्ली की घटना थी, उस तरह अपराधियों ने, इन बलात्कारियों ने सिर्फ बलात्कार किया, बल्कि उसके गुप्तांग में, उसके प्राइवेट पार्ट में इन लोगों ने जो है वो सरिया डाला। ये घटनाएं इस बात को इंगित करती है कि शिवराज सिंह जी लंबी चौड़ी बातें खूब करते हैं, जिसमें वो एक्सपर्ट है मुख्यमंत्री जी, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के अंदर जिस तरह से शासक का, सत्ता का नियंत्रण होना चाहिए या खौफ होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफर प्रमोशन करा करके ये लोग जो पहुंच गए हैं, सीएसपी साहब बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ब्रजेश पांडे जी, एक सवाल आपसे है मेरा। ब्रजेश पांडे जी सुनिए ना, आप ये पूरा ठीकरा मत फोड़िए ना सरकार के ऊपर। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एनसीआरबी के आंकड़े भी मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का शासनकाल में ये सब नहीं हुआ है। आप जैसे भले ही कम वक्त रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसमें भी देखा कि जो जागरूकता समाज में लानी चाहिए वो तभी भी नहीं आई। हम यहाँ पे सोसाइटी की बात कर रहे हैं, समाज की बात
कर रहे हैं कि समाज को इस वक्त जागरूक रहने की जरूरत है, तो ये तो पक्ष और विपक्ष अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो बेहतर होगा ना सर। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से घटना हुई है और उस बालिका के साथ 14 साल की नाबालिग बालिका के साथ 9 आरोपियों ने करीब 24 घंटे में करीब 3 बार रेप केस किया। मेरा कहना यह है कि किसी तरह का खौफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के अपराधियों को संरक्षण न देने की कमलनाथ जी के शासनकाल में 1.5 साल के शासनकाल के अंदर शहडोल जिले में इस तरह की घटना हुई थी अनूपपुर में, तो मैं समझता हूं तत्काल कार्रवाई हुई। 3 मंत्रियों को कमलनाथ जी ने भेजा और कहा सिर्फ दोषी अधिकारियों को आप सस्पेंड मत करिए, बर्खास्त करिए नौकरी से आप। इस तरह का खौफ पैदा करना पड़ेगा। जिसने दिग्विजय सिंह का शासनकाल देखा है, जिसने निर्भय गुर्जर का शासनकाल देखा, दिग्विजय सिंह के टाइम पे कैदी भाग गए थे जेल से, दिग्विजय सिंह ने 8 वहां के अधिकारियों को जिला अधीक्षकों ठीक है सर, मुझे यहाँ पे जी मैं लौटूंगी आपके पास, प्रकाश मीरचंदानी जी के पास में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। उमरिया की इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने खुद खेद जताया है। उमरिया की घटनाक्रम को लेकर मीना सिंह का गृह जिला है उमरिया, और इस घटना की जानकारी लगते ही उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। वहीं हमारे संवाददाता से भी उन्होंने खास बातचीत की है कि हम आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। सुनिए। साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग की मीना सिंह जी हैं। मीना सिंह जबलपुर उमरिया की रहने वाली हैं, उनका गृह जिला है और इतनी बड़ी घटना उनके जिले में हुई है, तो उनका हम बातचीत करेंगे। मैम, किस तरीके से देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है ये। देखिए, ये बहुत ही असहनीय और दर्दनाक घटना है, चूँकि एक बच्ची के साथ हुआ और जिसकी 13 साल उम्र बताई गई है। मैं पेपरों के माध्यम से जब मुझे जानकारी लगा तो मैं तो थोड़ी देर के लिए एकदम स्तब्ध जैसे हो गई कि ये कैसे हो गया। और फिर उमरिया खुद का भी ज़िला है और बहुत दुख भी हुआ हमारे को कि इस प्रकार की घटना किसी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत ही दुखद है। मैं उसमें क्या बोलूँ, मेरे मन खुद ही द्रवित है इस पीड़ा को सुन करके। बस ये आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी लोग शामिल रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी किसी के ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा कि कोई बचे। और भी ढूंढ के जो भी लोग शामिल होंगे उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं पुलिस प्रशासन से भी बात की हूँ और अभी लगातार बात करती रहूँगी जब तक उस बेटी को न्याय ना मिल सके। मान बढ़ाया। कोशिश यही है कि सरकार इस मसले पर भी गंभीरता से ले, कानून जो है इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो बचे हुए आरोपी उनको गिरफ्तार करे। सबसे बड़ी बात, उनको सज़ा जल्द से जल्द मिल जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आती है कि लोगों में जो कानून का डर होना चाहिए, जो पुलिस का डर होना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आता है। ज़रूरत है सरकार को भी कि ऐसे मसलों पर गंभीरता से ले और कोई नई कार्य योजना बनाकर काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र शर्मा के साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट। चलिए, प्रकाश मीरचंदानी जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। मंत्री मीना सिंह खुद कह रही हैं कि मेरा ही गृह जिला, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ है कि आरोपियों में खौफ नहीं है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतने आरोपियों ने उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। क्यों आखिर ऐसा? किसे हम दोषी माने? एक तो पुलिस की जो कार्यशैली रही है अब तक, एक्स पुलिस ऑफिसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर से कहना कि पुलिस की जवाबदारी है कि वो मीडिया के सामने आए, बताएं कि अब तक उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है, आगे वो क्या कार्रवाई करेंगे। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, उसके तहत वो पूरी जानकारी नहीं दे सकते, पूरी चीजें शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बताएं कि अब तक किन किन को उन्होंने दोषी माना है। बिल्कुल करिश्मा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि संबंधित जो भी अधिकारीगण हैं उनको इन सब बात का संज्ञान समाज को देना चाहिए वाया मीडिया जी। कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारीकियां होती हैं अंदर जो क्राइम को पकड़ने के लिए, भले वो उसको अलहदा रखते हुए बाकी चीज़ें समाज में दे सकते हैं, बता सकते हैं और समाज इससे संतुष्ट होता है कि हाँ, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सजग हैं और वो कार्रवाई हेतु काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार तो क्या आप मानते हैं अपना मीडिया ट्रायल चलाकर अगर किसी अपराध को रोक सकते हैं तो पुलिस की आवश्यकता नहीं होती। क्या आप मानते हैं कि उनसे भी जवाब तलब करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों आखिर इतनी लेट लतीफी हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक घटना सबक हो सकती है, आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उन पे अंकुश लगा सकते हैं हम।
करिश्मा जी, निश्चित रूप से जब तक सारे अपराधी नहीं पकड़ाए जाते तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल मुझे लगता है कि नहीं है। जिस दिन ये सारे अपराधी पकड़ा जाएंगे, उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है कि हमारे जो संबंधित माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं वो सब बात का संज्ञान ले रहे हैं, और जो ऐसे लोग जिन्होंने तत्परता नहीं दिखाई है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होना स्वाभाविक है। और बहुत सजग और स्वाभाविक रूप से जितने भी लोग हमारे प्रशासन के रूप में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इन सब बातों से भली बाकी वाकिफ हैं। बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन पुलिस अधिकारियों से भी पूछा जाएगा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जी बिल्कुल, ये आश्वासन की बहुत जरूरत है, ये आश्वासन की बहुत जरूरत है, लेकिन आश्वासन तो ठीक है, लेकिन इस पर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है। केडी सोरकिया जी, आपके पास में आना चाहूंगी। ये मध्य प्रदेश की सरकार ही ऐसी है जिनने महिला बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए भरकस प्रयास किए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर फांसी का प्रावधान से लेकर पास्को कानून से लेकर सारी चीजें जो बेटियों के हित में, माताओं के हित में, बहनों के हित में होना चाहिए, वो सारी चीजें। ये बातों की जुगाली करने से नहीं होता है। 15 महीने की सरकार का अनुभव सबको है, कमलनाथ सरकार का। ये इस तरीके की राजनीति केवल और केवल अपराध पे और अपराधों के लिए और एक वर्ग विशेष के अपराधियों को रोकने के लिए, उनको खुश करने के लिए कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण का काम करती रही है, और कांग्रेस को इस बात के लिए बोलने का कहीं कोई हक नहीं है। करना भी नहीं चाहूंगी, कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस हमेशा लाशों की राजनीति कर रही है, अपराधों की हमारे पास है। केडी सोरकिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब तक पुलिस की जो कार्यशैली रही है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आगे क्या पुलिस की भी इसमें कितनी जवाबदारी होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पुलिस की इस विषय में क्या लापरवाही, ये तो जांच का विषय होता है कि कितने बजे सूचना आई, उनके संज्ञान में क्या आया, फिर उन्होंने क्या एक्शन लिया, ये तो स्थानीय परिस्थितियां ही बता सकती वहाँ के अधिकारी। परंतु देखिए, एक सेट पैटर्न है, किसी अपराध की सूचना आने पर उस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल, और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत अपराधी की गिरफ्तारी होना चाहिए, और स्पीडी उसका इन्वेस्टिगेशन होकर उसका ट्रायल, माने चालान पेश करके कोर्ट में उसकी ट्रायल शीघ्र करा देना चाहिए जी। मेरे पास पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष के आंकड़े हैं कि किस तरह से महिलाओं, बच्चियों के साथ, अबोध बालिकाओं के साथ जिस तरह से अपराध बढ़ा है। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत विस्तार के साथ डिस्कशन इसमें करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, लेकिन एक बात इस डिस्कशन से साफ तौर से निकलकर सामने आई, चाहे बीजेपी का शासनकाल, चाहे कांग्रेस का शासनकाल, एक दूसरे पर आप आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, न यहाँ पे राजनीति या सियासत यहाँ पे करे। बस बहुत जरूरी है पक्ष विपक्ष को इसमें साथ मिलकर काम करना और महिलाओं को सुरक्षित करना, उन नन्ही बच्चियों को सुरक्षित करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। उसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें न्यूज़ स्टेट के साथ।